एक बार पुनः आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल यूपी एग्ज़ाम्स के थ्रू जो वैकेंसी यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की चल रही है, इसमें बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। और जैसा कि आज ये हमारा तीसरा क्लास है, जिसमें इसके पहले आप लोगों ने एक तो बेसिक जानकारी आयुर्वेद के बारे में लिया, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि इसकी उत्पत्ति, इसके जनक और सरकारों का उस पर किस तरीके से फंडिंग किया जा रहा है, WHO किस तरीके से भूमिका निभा रही है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में। दूसरा क्लास जिसमें आपने पंचमहाभूत और जिसको आप पंचतत्व कहते हैं, उनके बारे में आप लोगों ने अच्छी से जानकारी लिया। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी जानकारियाँ, हमारे क्लास पसंद आए होंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में अब आप तीसरा क्लास आप लोगों का भैषज कल्पना के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। यह भैषज कल्पना जो है, ये आयुर्वेद का औषधि निर्माण विज्ञान है। मतलब जब आप क्या कहते हैं आयुर्वेद के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो जो उसके आधारभूत तत्व हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ, किन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, और दूसरा शरीर की प्रकृति क्या है, पंचतत्व क्या है। उसके बाद जो है अगला नंबर जो आता है, उसमें भैषज कल्पना, जिसमें आयुर्वेद का जो औषधि निर्माण विज्ञान किस तरीके से आयुर्वेद क्या कहते हैं दवाइयों का निर्माण करता है, जिसमें तमाम प्रकार की दवाइयाँ आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि कितने रूपों में दवाइयाँ, कभी सिरप के माध्यम से, कभी अवलेह के माध्यम से, कभी क्या कहते हैं टैबलेट के माध्यम से, कभी चूर्ण के माध्यम से, आपको तमाम प्रकार की चीज़ों को जानने का अवसर मिलेगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अभी हम आप लोगों के सामने भैषज कल्पना, जिसको आयुर्वेद का औषध निर्माण विज्ञान कहते हैं, उससे आप लोगों को परिचित कराने चल रहे हैं। आप सभी लोग धैर्यपूर्वक हमारे इस क्या कहते हैं क्लास को पढ़िए, देखिए और समझने की कोशिश करिए। और मेरा ये आप लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना है कि अगर आप लोगों ने इसको ढंग से शांत विचार के साथ एक बार अगर आपने इसको देख लिया और दोबारा देख लिया, तो गारंटी है हमारी कि आपको फिर इसको पढ़ना देखना नहीं पड़ेगा, वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। क्योंकि जितने सरल शब्दों में हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, वो आपको और जगहों पर खोजने पर भी नहीं मिलेगा। तो अब आते हैं इस पर भैषज कल्पना पर। तो इसका जैसे आप देखेंगे परिचय, तो आयुर्वेद में रोग की चिकित्सा केवल जड़ी बूटियों के नाम जानने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन औषधियों को सही प्रकार से तैयार करना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। आप देखो, तमाम लोग आपको गांव में मिल जाएंगे जो बताएंगे कि फला इसको कर लीजिए, आपके दांत सही हो जाएंगे। कोई बताएगा इस चूर्ण को खा लीजिए, आपका पेट सही हो जाएगा। लेकिन केवल इतना भर जानने से नहीं होता है। वो आपको तमाम लोग बताएंगे कि नीम के सीके पी लीजिए, आपका बुखार ठीक हो जाएगा, चिरैता पी लीजिए, आपके बुखार ठीक हो जाएगा, तो आप क्या कहते हैं ये खा लीजिए, आपका ये बीमारी से हो जाएगा। लेकिन केवल यही जानना नहीं, जब तक हम उसके सारे विधियों का, औषधि कौन सी औषधि है, क्या है इसमें, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें और मिलाया जाता है, और इससे हम अपने कौन से रोग का निदान कर सकते हैं, हमारी शरीर की प्रकृति क्या है, और कौन सा खाने पर हमको क्या कहते हैं अच्छे से हमारे शरीर में दवाइयाँ काम करेंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी संबंध में जो है जब आप देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि औषध निर्माण जो होता है वो कैसे किया जाता है। तो इसमें जो बताया गया है वो औषध निर्माण की विधि और विज्ञान को भैषज कल्पना कहा जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि भैषज कल्पना, जिसको अभी आप देख रहे थे, उसको उसका जो सरल शब्दों में अगर अर्थ हम बताएं तो ये औषधि निर्माण की विधि, भैषज कल्पना क्या है, ये औषधि निर्माण, औषधि का मतलब दवाइयाँ, आयुर्वेद की दवाइयों को औषधि कहा जाता है, तो उसके निर्माण की विधि को भैषज कल्पना कहा जाता है। यह आयुर्वेद का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें औषधियों को विभिन्न रूपों में बनाना, सुरक्षित रखना, मात्रा निर्धारित करना तथा रोग के अनुसार प्रयोग करना सिखाया जाता है। अब आप लोगों को दो तीन बातें इसमें हम आप लोगों से बताएं कि औषधियों को विभिन्न रूपों में बनाना, औषधि को मतलब जैसे आप देखेंगे कोई किसी चीज़ का रस चाहिए, किसी चीज़ की छाल चाहिए, किसी चीज़ का क्या कहते हैं टैबलेट बनाते हैं, किसी चीज़ का भस्म बनाते हैं, तो ये कैसे उनको बनाया जाए, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए
और उनकी मात्रा निर्धारित कैसे किया जाए तथा रोग के अनुसार उनका प्रयोग सिखाया जाता है। जैसे आप देखेंगे ना, अभी पिछले कुछ सालों में, 7-8 सालों में जब डेंगू का प्रभाव हमारे क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में बढ़ा, तो आपको तमाम लोग बताएंगे ना कि पपीते का पत्ती पी लीजिए। लेकिन अब हमारे गांव के लोग क्या करते हैं, पता लगा कि चार पत्ती लेकर के आए, उसको सील बट्टे पर पीसे और एक गिलास एक आदमी को पिला दिए। तो अब एक गिलास नहीं, एक चम्मच चाहिए। अब चूंकि हमको पता तो है नहीं, उसका किसी आदमी के पास बताने का तरीका तो है नहीं, कि कोई आयुर्वेदाचार्य तो है नहीं कि कितनी मात्रा कब लेना है। तो जब ज़्यादा मात्रा में पिला दोगे तो वो पता लगता है कि लीवर को डाउन कर देता है, और क्या कहते हैं, और तमाम सारी विकृतियां शरीर में उत्पन्न कर देता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि औषधियों को कैसे बनाना है, इनको संरक्षित सुरक्षित कैसे रखना है, उसकी मात्रा मतलब जैसे ये तय होता है कि जैसे त्रिफला लेना है तो कब कितने ग्राम तक एक आदमी को देना है, ये मात्रा निर्धारित होना जरूरी है। तथा रोग के अनुसार उनके प्रयोग सिखाए जाते हैं कि किस बीमारी में कौन सी क्या कहते हैं मेडिसिन कितना दिया जाए कि उस आदमी को लाभ हो जाए। तो आज के आधुनिक समय में इसे लगभग फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल साइंस, जिसको औषध विज्ञान के नाम से जाना जाता है, वो चाहे क्या कहते हैं एलोपैथ का हो, चाहे आयुर्वेद का हो, चाहे होम्योपैथ का हो, चाहे यूनानी का हो। चूँकि ड्रग्स निर्माण करना, ड्रग्स बनाना, दवाई बनाना, वो सबका एक जैसा होता है, वो लैब में ही बनेगा। उसके लिए क्या कहते हैं मात्राएँ, उसके लिए समय, उसके लिए जगह, उसके लिए औषधियाँ, ये सारी चीज़ें निहित मतलब तय होती हैं कि इतना ही इसमें डाला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं डाला जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। अब हम आते हैं भैषज कल्पना शब्द का अर्थ। देखिए भैषज कल्पना, भैषज का मतलब भेषज होता है, या दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। भैषज, जिसको हम भेषज कहते हैं, भेषज का अर्थ है ऐसी वस्तु जो रोग को दूर करे। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसी वस्तु जो रोग को दूर करे। ऐसी वस्तु का मतलब यहाँ पर दवाइयों से मतलब है, चूरन चटनी से मतलब है, औले से मतलब है, क्या कहते हैं कोई कषाय काढ़ा है वो, उससे मतलब है। तो इस तरीके की तमाम सारी चीज़ें जो आयुर्वेद में निर्मित की जाती हैं, ऐसी चीज़ों का ऐसी चीज़ें जो रोग को दूर करती हैं, उसी को हम भेषज कहते हैं। संस्कृत में जो है भिषजो रोग नाशनम, भिषजो रोग नाशनम, अर्थात जो रोग का नाश करे वही भेषज, उसी को औषधि कहते हैं बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भिषजो रोग नाशनम, ये हमारे क्या कहते हैं आयुर्वेद की किताबों में जो हमारे पुराने मनीषी थे, जो ऋषि थे, उन लोगों ने इसको संस्कृत भाषा में भिषजो रोग नाशनम, अर्थात जो रोग का नाश करे उसी को भेषज औषधि कहते हैं। भेषज में जड़ी बूटियाँ, खनिज, धातुएं, पशुजन्य द्रव्य आदि सभी औषधियाँ आती हैं। देखिए अब जड़ी बूटियाँ केवल पौधे से ही नहीं प्राप्त होती, तमाम खनिज हैं, तमाम धातुएं हैं, जानवरों से तमाम चीज़ें मिलती हैं। इन सभी से हम लोग क्या बनाते हैं, औषधियाँ बनाते हैं। जो आयुर्वेदाचार्य हैं इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और उनसे तमाम प्रकार की जड़ी बूटियों को बनाते हैं और उससे रोग का उपचार करते हैं। और वो उपचार इतना कारगर होता है कि रोगी कुछ ही समय में उसके शरीर से केवल बीमारी समाप्त नहीं होती है, अर्थात बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। इतना इसमें पावर होता है, इतना इसकी ताकत होती है। दूसरा शब्द है कल्पना, भेषज कल्पना। जैसे भैषज कल्पना आप लोगों ने देखा, तो भैषज का मतलब भेषज होता है, जिसका मतलब औषधि, और कल्पना का अर्थ होता है तैयार करने की विधि। अब देखो चूंकि जो है इसमें आयुर्वेद में आप लोगों को तमाम बार मिलेगा आसव, तमाम बार जिसको आप आसव मिलेगा, काढ़ा मिलेगा, कहीं आपको चूर्ण मिल गया, कहीं आपको क्या कहते हैं औलेह मिल गया। तो ये जो अलग अलग चीज़ें औलेह है, तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको देखेंगे कि इनके तैयार करने की विधि क्या है। अगर मतलब किसी चीज़ को कूट पीस लिया आपने, चूर्ण बन गया। अगर उसको आसवित कर दिया गया, आसवित करके निकाला गया तो उसको आसो कह दिया। अगर उसको पेस्ट के रूप में बना दिया गया, चटनी के रूप में बना दिया गया तो औले हो गया। तो तैयार करने की जो विधि, इनकी प्रक्रिया, इनकी निर्माण पद्धति, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। अर्थात किसी द्रव्य को विशेष प्रक्रिया द्वारा औषधि के रूप में तैयार करना। तो इसमें अलग अलग विधियों के द्वारा अलग अलग चीज़ें तैयार किए जाते हैं, चाहे वो आसो के फार्म में हो, चाहे वो चूर्ण के फार्म में हो, चाहे वो टैबलेट के फार्म में हो, चाहे वो भस्म के फार्म में हो, चाहे वो औलेह के फार्म में हो, और चाहे वो घृत के फार्म में हो, वो आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखिएगा भैषज कल्पना की सरल परिभाषा। अब इसकी परिभाषा आप लोग देखिए। परिभाषा में जो आप लोगों के सामने परिभाषा है, औषधि द्रव्यों को रोगी
काल और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न रूपों में तैयार करने की प्रक्रिया को भेषज कल्पना कहते हैं। देखिए आप समझिएगा इस बात को कि इसका जो परिभाषा लिखा हुआ, औषध द्रव्यों को रोग, रोगी, काल और आवश्यकता के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, औषधि द्रव्यों को रोग, रोगी, काल और आवश्यकता के अनुसार, मतलब किस द्रव्य का किस रोग में, किस रोगी को किस समय कितनी आवश्यकता में दिया जाएगा, ये विभिन्न रूपों में तैयार करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, भेषज कल्पना कहते हैं। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि औषधि जो है ये आपका भेषज कल्पना, इसकी परिभाषा जो है ये आप लोगों के दिमाग में सेट हो गई होगी। अब इसके बाद या इसी को और क्या कहते हैं, मतलब कम शब्दों में बताए तो आयुर्वेद में औषध निर्माण, उसका संरक्षण, मात्रा निर्धारण और उपयोग की संपूर्ण विधि को भेषज कल्पना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद में औषधि निर्माण, सबसे पहला फॉर्म क्या है, औषधि निर्माण, दूसरा उसको संरक्षित रखना, तीसरा उसके मात्रा का निर्धारण और चौथा उसका उपयोग। जब ये सारी चीज़ें एकदम सही होती हैं तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसकी संपूर्ण विधि को ही भेषज कल्पना कहते हैं और इसी के माध्यम से रोग का अच्छी तरीके से निदान करते हैं, उपचार करते हैं और रोगों का निदान करते हैं। अब शास्त्रीय परिभाषा इसका श्लोक सहित देखेंगे तो भेषजस्य कल्पना, भेषजस्य कल्पना, भेषजस्य कल्पना, भेषजस्य कल्पना, मतलब ध्यान दीजिएगा आप लोग, भेषजस्य कल्पना, कल्पना, भेषजस्य कल्पना, अर्थात भेषज मतलब औषधि को तैयार करने की विधि भेषज कल्पना कहलाती है। भेषज का मतलब औषधि, भेषज का मतलब औषधि, इसको बनाना, इसको तैयार करने की विधि क्या कहलाती है, भेषज कल्पना कहलाती है। क्या कहलाती है, भेषज कल्पना कहलाती है। अर्थात एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फंटाश्च कल्पना, अर्थात यह पंचविधि कषाय कल्पना या मूल सिद्धांत है। मतलब इन्हीं 5 विधियों के द्वारा जो है आप लोगों को आयुर्वेद के अंदर कैसे, मतलब वो स्वरस में है, ठीक है, वो कल्क में है, क्वाथ में है, हिम में है, फांट में है, ठीक है, ये जो है इनको कैसे तैयार किया जाता है ये इसमें बताया जाता है। अब इसका अर्थ क्या है, औषधियों को 5 मुख्य रूपों में तैयार किया जाता है। पहला नंबर स्वरस बनाया जाता है, दूसरा कल्क बनाया जाता है, तीसरा क्वाथ के रूप में बनाया जाता है, चौथा हिम के रूप में बनाया जाता है और 5वां फांट के रूप में। अब जब आप इसको, अभी तो ये शुरुआत है, यहाँ पर आगे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा लाल निशान के द्वारा एक पूरी क्लास होगी, मतलब स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट, इन सबकी एक विस्तृत क्लास होगी जिसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा स्वरस निर्माण कैसे होता, कल्क निर्माण कैसे होता, क्वाथ निर्माण कैसे होता, हिम कैसे बनाते, फांट कैसे बनाते हैं और ये औषधियाँ किन किन रोगियों को कब कब कितनी कितनी मात्रा में दिया जाता है और इसका संरक्षण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानकारी मिलेगा। और फिर एक बार आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये यूपी एग्ज़ाम्स में यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का जो बैच है, जिसमें हम लोग आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आए हुए हैं, इसमें हम आप लोगों को वीडियो क्लासेज 10,000 प्लस MCQs, क्लास PDF, डेली क्विज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और इससे ज़्यादा और अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तीसरा जो है, हम लोगों ने इसका जो शुल्क है वो मात्र 999 रुपया ही निर्धारित कर रखा है। चौथा, अगर इसमें आप लोगों को पेड क्लास लेना है और विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारा ये जो नंबर है 9026 92 73 15, इस नंबर पर आप लोग हमको कॉल करेंगे। हम आपको जो है आगे के लिए बताएंगे कि किस तरीके से आप हमारे इस पेड क्लास को ले सकते हो, कैसे ज्वाइन कर सकते हो और कैसे आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हो। इसी के साथ पुनः आप लोगों को लेकर के चलते हैं आगे। भेषज कल्पना की आवश्यकता क्यों पड़ी, ध्यान दीजिएगा, भेषज कल्पना की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्राचीन समय में औषधियाँ सीधे पेड़ पौधों से प्राप्त होती थी। आज भी अगर औषधि प्राप्त करनी है आपको तो पेड़ पौधे से ही प्राप्त होती है, लेकिन सभी रोगियों को एक ही प्रकार की औषध देना संभव नहीं था। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पता लगा कोई लोगों के अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं, तो किसी को किसी रूप में देना है, किसी को किसी रूप में देना है। तो अलग अलग रूपों में जब देना होता है तो निश्चित है कि उसके देने के तरीके भी अलग अलग हो जाएंगे। जैसे
कुछ रोगियों को कड़वी दवा नहीं दी जा सकती है, ध्यान दीजिएगा, कुछ रोगियों को कड़वी दवा नहीं दी जा सकती है। दूसरा, कुछ रोगों में जल्दी असर चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई बहुत परेशान है, तो उसको जल्दी असर चाहिए, तो उसको जल्दी असर देने वाली दवा चाहिए। कुछ औषधियाँ लंबे समय तक सुरक्षित रखनी होती हैं, जैसे ऐसा होता है कि उनकी मात्रा या उनको जिस तरीके से बनाया जाता है तो उनको संरक्षित रखने के लिए उनको अलग तरीके से रखा ही जाता है। बच्चों और वृद्धों के लिए अलग रूप होने चाहिए। भाई किसी बच्चे को बहुत कषाय नहीं पी पाएगा, बहुत तीखा नहीं पी पाएगा, तो उसके लिए दूसरे तरीके की मेडिसिन बनती है। कोई बूढ़ा है तो उसके लिए किसी दूसरे तरीके की मेडिसिन बनती है। तो अलग अलग फॉर्मेट में ये जो बनाया जाता है इसीलिए कि अलग अलग प्रकार के रोगियों को अलग अलग प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराई जाए और उसके माध्यम से उनके रोग का निदान किया जाए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए आयुर्वेदाचार्यों ने औषधियों को अलग अलग रूपों में बनाना शुरू किया। इसी से भैषज कल्पना का विकास हुआ। भैषज कल्पना का विकास अब आप देखेंगे तो एकदम आप बहुत मज़ेदार है, जिसमें भैषज कल्पना के मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? भैषज कल्पना का मुख्य उद्देश्य जो है यह औषधियों को इस प्रकार तैयार करना है कि वो रोगी के लिए अधिक प्रभावी, सुरक्षित और उपयोगी बन सके। आयुर्वेद में केवल औषधि जानना ही पर्याप्त नहीं माना गया है, बल्कि उसे सही रूप में तैयार करना भी आवश्यक माना गया। हमने अभी ऊपर भी आप लोगों से चर्चा किया कि किसी औषधि के बारे में जान लेना कि यह औषध फला चीज़ में काम करती है, केवल इतना जानना काफ़ी नहीं होता है। उस औषधि को कैसे बनाना है, कैसे संरक्षित रखना है, कितना डोज किस आदमी को देना है कि उसके उस बीमारी में लाभ हो जाए, अगर ये बातें आदमी को समझ में आ जाती हैं, ये बातें आदमी जान जाता है, तब वो आयुर्वेदाचार्य बन जाता है, तब वो आयुर्वेद पर काम कर सकता है। और अगर इसकी जानकारी नहीं है कि कितनी मात्रा में किस रोगी को कब देना है, तो फिर वो दवा काम नहीं करेगी। पता लगा आपने पैसे भी खर्च किए, टाइम भी खराब किया और पता लगा वो आप पर औषधि काम नहीं कर रही है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी औषधि है उसके बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। किसे सही रूप में तैयार कैसे करना है, किस प्रारूप में अवलेह बनाना है इसका, कि आशव बनाना है इसका, कि क्या कहते हैं टैबलेट बनाना है, कि इसका भस्म बनाना, और कैसे इसको देना है, ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसे अब आगे आप लोग देखिएगा। औषधि को रोगानुसार उपयुक्त बनाना। हर रोग में एक ही प्रकार की औषधि उपयोगी नहीं होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए औषधि को रोग के अनुसार अलग अलग रूपों में बनाया जाता है। जैसे जरूरी नहीं कि जैसे एक ही प्रकार की दवाई हर आदमी को दे दिया गया। जैसे मान लीजिए एक बार आपने किसी औषधि का क्वाथ बना लिया, अब कोई भी बीमारी लेकर के आ रहा उसको क्वाथ पकड़ा दिया आपने, किसी को अवलेह पकड़ा दिया आपने, तो काम नहीं करेगा। वो पैसा भी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा और काम नहीं करेगा। इसलिए जो है आयुर्वेद विज्ञान में आप देखेंगे कि इसमें हर प्रकार की औषधियाँ जो है वो उपयोगी नहीं होती हैं। इसलिए रोग के अनुसार जब औषधि दी जाती है तब वो उपयोगी बन जाती है। तो इसमें जैसे किसी आदमी को तेज बुखार है तो उसको क्वाथ दिया जाता है, मतलब क्वाथ का मतलब इसे काढ़ा दिया जाता है, काढ़ा बना करके। वो काढ़ा चाहे वो चिरैता का हो, चाहे वो क्या कहते हैं नीम के सीके का हो, चाहे क्या कहते हैं वो आपका ये अमरबेल का हो, या इस प्रकार का कोई क्वाथ मतलब काढ़ा बना करके उसको पिलाया जाता है, जिससे उसके शरीर का तापमान धीरे धीरे कम हो जाए। दूसरा, त्वचा रोग में, अब किसी आदमी को त्वचा रोग है तो त्वचा रोग में शरीर पर लेप लगाया जाता है, तो उसके लिए लेप बनता है और लेप लगाया जाता है। अगर किसी आदमी को कमजोर है तो उसको अवलेह या घृत, अवलेह का मतलब जैसे च्यवनप्राश आप लोगों ने देखा होगा, जैसे च्यवनप्राश आप लोगों ने देखा होगा। अब च्यवनप्राश का जो फॉर्मेट है वो अवलेह, उसको अवलेह बोलते हैं, या घृत फॉर्मेट, मतलब ये घृत में तमाम चीज़ें मिला करके घृत फॉर्मेट में आपको, ये जानवर का घृत होता है, गाय का घृत होता है, उसी में तमाम प्रकार की औषधियाँ मिला करके और फिर वो रोगी को दिया जाता है, जिससे रोगी को आराम हो जाता है। तो ये जो हैं ये चीज़ें चाहे काढ़ा के रूप में हो, चाहे वो क्या कहते हैं अवलेह के रूप में हो, या घृत के रूप में हो, या अगर मान लीजिए कोई त्वचा रोग से संबंधित बीमारी है तो उसके शरीर पर लेप लगा करके उसके उस चर्म रोग को ठीक कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य रोग पर अधिक प्रभाव डालना। रोग पर अधिक प्रभाव डालने का मतलब ये है कि जैसे त्वचा पर अगर बीमारी है, त्वचा पर लगाओगे तो तुरंत काम करेगा, और कुछ खिला दिया जाएगा तो और जल्दी काम कर जाएगा। तो इसलिए जैसे जिस तरीके की बीमारी होती है उस तरीके से उसको दिया जाता है। दूसरा,
औषधि की प्रभावशीलता बढ़ाना, अब ध्यान दीजिएगा, औषधि की प्रभावशीलता बढ़ाना, जैसे कुछ औषधियां सीधे उपयोग करने पर कम असर करती हैं लेकिन विशेष प्रक्रिया से उनका प्रभाव बढ़ जाता है, इसे आयुर्वेद में संस्कार का प्रभाव कहा गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ औषधियां सीधे प्रयोग करने पर कम असर करती हैं, जैसे मान लीजिए नीम की पत्ती आपने तोड़ लिया और ऐसे चबा लिया तो वो कम असर कर रही है, लेकिन अगर उसका अर्क निकाल करके, उसका तेल निकाल करके या उसके सब्सट्रैक्ट निकाल करके वो किसी दूसरे फॉर्मेट में अगर आपके शरीर में डाला जाएगा तो जब आपके शरीर में वो जाएगा तो वो उसका काम बढ़ जाएगा, वो उसका पावर बढ़ जाएगा, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से आपके शरीर में काम करेगा। आयुर्वेद में इसी को संस्कार कहा गया है, इसी को क्या कहा गया, संस्कार कहा गया, संस्कार का प्रभाव कहा गया है। ये औषधि की प्रभावशीलता है। इसका श्लोक क्या है, संस्कारो ही गुणांतराधानम। अब इसको देखिएगा, संस्कार प्रक्रिया से द्रव्य में नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, संस्कार प्रक्रिया का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार की जड़ी बूटी है, किसी प्रकार का पेड़ पौधा है, जड़ी बूटी है, आप जानते हो कि ये पेड़ पौधा जड़ी बूटी का है। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने अभी क्या कहते हैं, किसी प्रकार की जड़ी बूटी, जैसे कोई भी जड़ी बूटी, मान लीजिए नीम ही ले लीजिए या कोई और ले लीजिए, अब उसके संस्कार प्रक्रिया जो हैं उसके द्रव्य में नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब जब उनको क्या कर दिया जाता है, परिष्कृत कर दिया जाता है, जब उनको क्या कहते हैं दवा के फॉर्मेट में ला दिया जाता है, जब उनको क्या कहते हैं, चाहे वो आसव के फार्म में या आंवले के फार्म में, लेप के फार्म में, या जैसे जिस फार्म में वो ज़्यादा गुणकारी होता है उस फॉर्मेट में जब उसको चेंज कर दिया जाता है तो वो ज़्यादा कारगर हो जाती हैं और रोगों पर वो ज़्यादा, मतलब कई सौ गुना ज़्यादा असर, 1000 गुना ज़्यादा असर अपना डालती हैं। तो इसी को संस्कार प्रक्रिया से द्रव्य के नए गुण, उसमें नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो तमाम प्रकार की बीमारियों को बहुत अच्छी तरीके से ठीक करते हैं। इसका उदाहरण जैसे कच्ची हल्दी और सूखी हल्दी के गुणों में अंतर है। अब कच्ची हल्दी का काम दूसरा है, सूखी हल्दी का काम दूसरा है। ध्यान दीजिएगा, दोनों का फॉर्मेट का हल्दी, अब आप कहेंगे हल्दी तो हल्दी है सर जी, लेकिन नहीं, जब आप कच्ची हल्दी आप प्रयोग करेंगे तो वो दूसरी तरीके से काम करता है। जब सूखी हल्दी काम करेंगे तो वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी क्या कहते हैं बैक्टीरियल, ये 3-4 रूपों में काम करती है, और जब वो कच्ची होती है तो दूसरे रूपों में काम करती है। तो इसलिए कच्ची हल्दी और सूखी हल्दी दोनों के गुणों में अंतर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो है आप कहेंगे गुरुजी कच्ची हल्दी और सूखी हल्दी में कौन सा अंतर है, तो अंतर है। कच्ची हल्दी का दूसरा रूप है, दूसरा कार्य है, और सूखी हल्दी का दूसरा कार्य है। ये उनके गुणों में अंतर हो जाता है, मतलब केवल कच्चे और पके में ये अंतर हो जाता है बच्चों। और दूसरा, घृत में पकाई गई औषधि अधिक सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। हमने आप लोगों को बताया, जैसे अगर मान लीजिए अब मैं एक बार गया था एक डॉक्टर के पास आंख दिखाने के लिए, तो माता जी का, तो वहाँ पर हमने देखा कि एक 8-9 साल का बच्चा था, वो बैठा हुआ था, तो जो है उसको चश्मा लगा था बहुत मोटा। तो मैंने उसकी माँ से कहा कि आप इन डॉक्टर को दिखा लीजिए, नामी डॉक्टर हैं, लेकिन एक बात मेरी मान लीजिए, आप इसको त्रिफला घृत दे दीजिए। त्रिफला घृत आप इसको 7-8 महीना क्या कहते हैं खिला दीजिए इसको दूध के साथ में, और आप देखिएगा कि इसमें बहुत अंतर आएगा, इसके क्या कहते हैं इसका नंबर कम हो जाएगा। तो फिर ऐसे हम बता करके चले आए थे। खैर उन्होंने हमारी बात मान भी लिया था और अपने बच्चे को देना शुरू किया। तो 7-8 महीने के बाद मैं फिर गया था माता जी को दिखाने, तो वो औरत मिल गई। तो उसने कहा करे भैया आपने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया था, हमने अपने बच्चे को दिया, काफ़ी काम किया, इसका नंबर घट गया। तो इस तरीके से घृत में पकाई हुई चीज़ें जो हैं वो और सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। तो उसका नाम ही त्रिफला घृत था। वो घृत घी में बनता है, इसलिए उसका नाम त्रिफला घृत है। तो जब घृत में कोई चीज़ पकाई जाती है तो उसका जो सूक्ष्म रूप है वो सूक्ष्म रूप से कार्य करता है, मतलब उस त्रिफला की पोटेंसी को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि जब उसको कोई व्यक्ति लेना शुरू करता है और लगातार कुछ दिन ले लेता है तो उसकी आंखों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर चश्मा उस्मा है तो नंबर घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमने क्या कहते हैं अपने आंख से देखा था, ये हमने स्वयं से बताया था। अगला है औषधि को शीघ्र अवशोषित कराना। औषधि को शीघ्र अवशोषित कराना कुछ रोगों में तुरंत असर आवश्यक होता है। ध्यान दीजिएगा, औषधि को शीघ्र अवशोषित कराना, भाई जैसे कुछ रोगों में तुरंत असर आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी ज़्यादा सीरियस है, कोई आदमी ज़्यादा परेशान है, कोई आदमी ऐसा है कि भाई अब इसका शरीर मतलब उस स्तर का रह ही नहीं गया है कि इसको ज़्यादा समय तक दवाई दिया जाए, जल्दी काम करानी है, तो ऐसी कल्पना बनाई जाती है जो जल्दी शरीर में पहुँच सके। जैसे इसका उदाहरण जो है स्वरस, ये जल्दी कार्य करता है। स्वरस का मतलब जो रस के फॉर्मेट में होता है, ऐसी चीज़ें जो रस के फॉर्मेट में होती हैं, ऐसी चीज़ जैसे किसी चीज़ को ऐसे
कूट करके और उसका गार करके रस निकाल लिया जाए और रस को उसको ताज़ा पिला दिया जाए तो ज़्यादा कारगर होता है। चूर्ण की अपेक्षा क्वाथ जल्दी असर करता है। अगर किसी आदमी को चूर्ण दिया जा रहा है, मतलब किसी औषधि के रूप में उसको चूर्ण दिया जा रहा है, अगर उसी चीज़ का क्वाथ दे दिया जाए तो बहुत, चूंकि लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये शरीर में जाएगा, जल्दी से आपका शरीर इसका अवशोषण करेगा, आपका आमाशय अवशोषण करेगा और आपके शरीर में जहाँ इसकी कमी है उसको पूरा कर देगा। तो जो चूर्ण होता है पहले वो शरीर में जाएगा तो उसका थोड़ा सा रोल डाउन होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन ये जो क्वाथ के रूप में अगर आप दे दोगे तो ये चूंकि क्या कहते हैं ये लिक्विड फॉर्मेट में होता है तो ये बहुत जल्दी कार्य कर जाता है। तो इसलिए चूर्ण की अपेक्षा क्वाथ जो होता है ये जल्दी असर करता है, ये महत्वपूर्ण है। अगला है औषधि को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। औषधि को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का मतलब क्या है? ताज़ी जड़ी बूटियाँ जल्दी खराब हो सकती हैं। ताज़ी जड़ी बूटियाँ का मतलब जैसे क्या, किसी जड़ी बूटी को आप लेकर के आए, अब अगर उसका आप संरक्षण नहीं कर पाए तो पता लगा उसमें सड़न शुरू हो गया, उसमें फंगस लगने लगे, या क्या कहते हैं अगर उनको बना करके रखा, अगर सही से प्रिजर्व नहीं किया है तो वो ख़राब होने लगी। तो ताज़ी जड़ी बूटियों के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे रूप में बनाया जाता है कि लंबे समय तक सुरक्षित रहे। जैसे चूर्ण बना लिया, उनका चूर्ण बना लिया, या उनकी बटी बना लिया, बटी का मतलब गोली बना लिया, या आसोरिष्ट बना लिया। आसोरिष्ट का मतलब ये है कि उनको आसवित करके उनका सब्सट्रैक्ट निकाल करके उनको लिक्विड फॉर्म में कर लिया। तो जब इस तरीके के फॉर्म में उसको संरक्षित रख लिया जाएगा तो काम खत्म, अब वो खराब नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत लंबे लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं, खराब नहीं होती हैं। और काढ़ा वाढ़ा का तो मतलब यह है कि जितना पुराना हो जाए, 3-4 साल 5 साल पुराना अगर काढ़ा है तो और तेज काम करता है वो जो, लेकिन बस उनके रखने का तौर तरीका अगर सही हो तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आधुनिक भाषा में इसे सेल्फ लाइफ बढ़ाना कहते हैं। सेल्फ लाइफ बढ़ाने का मतलब क्या है? ड्रग्स की लाइफ को ज़्यादा समय तक क्या कहते हैं प्रिजर्व करके उसकी क्षमता को बढ़ाना, उसकी लाइफ को बढ़ाना। अब औषधि का स्वाद सुधारना। औषधि का स्वाद सुधारने का मतलब ये है कि कई आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत कड़वी होती हैं, रोगी आसानी से सेवन कर सके, इसलिए स्वाद सुधारा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे क्या कहते हैं चिरैता भी आप ले लीजिए, या नीम का काढ़ा आप ले लीजिए, या क्या कहते हैं आप ये अमरबेल, जिसको आप अमरबेल कहते हो, अगर आप इसका काढ़ा ले लीजिए, जिसको गिलोय कहते हो आप, अमरबेल का मतलब गिलोय समझिएगा आप लोग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। तो जैसे गिलोय ले लीजिए आप, इसका जब काढ़ा लेंगे तो इतना कड़वा होता है कि पूरा मुंह तीता हो जाता है, मतलब कषा एकदम क्या कहते हैं कड़वा हो जाता है, कुछ देर तो किसी चीज़ का स्वाद ही नहीं जीभ पर आता है। इसलिए ऐसी औषधियाँ जो ज़्यादा तीखी होती हैं उनके स्वाद में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करके उनके स्वाद को थोड़ा सा सुधार दिया जाता है कि पीने में कषाय न लगे इतना कि आदमी उसको पी ना पावे। इसका उदाहरण है च्यवनप्राश, अवलेह और सिरप। अब च्यवनप्राश के फॉर्म में मतलब जैसे किसी चीज़ को च्यवनप्राश के फॉर्म में ला दिया जाए, उसी को अवलेह भी कहते हैं, या उसको सिरप के फॉर्मेट में ला दिया जाए। तो जब सिरप के फॉर्मेट में लाएंगे या च्यवनप्राश, अब जैसे च्यवनप्राश का अध्ययन आप जब करेंगे तो इतने प्रकार की उसमें जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती हैं, और अगर सारी जड़ी बूटियों को बिना उसमें क्या कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए अगर आपको खिला दिया जाए तो आप खा नहीं पाएंगे, आप अंदर ले ही नहीं जा पाएंगे अपने शरीर के। तो इसलिए उसको जो है उसमें मिलाया जाता, ऐड किया जाता, चाहे वो शुगर हो, गुड़ हो, या इस तरीके की चीज़ें फ्लेवर उसमें डाल करके उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि आसानी से वो खा लिया जाए और उसको पचा लिया जाए, नहीं तो पता लगा गले के नीचे ही नहीं उतर रहा, मुंह में रखते ही मन करेगा बाहर फेंक दें इसको। तो इसलिए जो है च्यवनप्राश, अवलेह और सिरप के फॉर्मेट में इसको बनाया जाता है बच्चों। अगला है रोगी की आयु और अवस्था के अनुसार औषधि देना। ये सबसे महत्वपूर्ण। आयुर्वेद में, जैसे आयुर्वेद नहीं, किसी भी पैथी में अगर ड्रग्स अब्यूज से बचना है तो यह बात जानना आवश्यक है कि किस रोगी को कितना ड्रग्स देना है। अब वो चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे क्या कहते हैं ये आपका यूनानी पद्धति हो। तो इसलिए जो है बच्चों के लिए इतना, क्या कहते हैं उससे बड़े के लिए इतना, बड़े के लिए इतना, या इतना वजन है तो इतना देना है, इतना वजन है तो इतना देना है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, हर रोगी को समान औषधि नहीं दिया जा सकता है। अलग अलग क्या कहते हैं व्यक्ति को अलग अलग तरीके का, जैसे बालक, वृद्ध, गर्भवती और दुर्बल व्यक्ति, हर रोगी समान नहीं होता है। कोई बालक है, कोई वृद्ध है, कोई गर्भवती है, कोई दुर्बल व्यक्ति है, तो अलग अलग सभी को अलग अलग प्रकार की औषधि चाहिए। जैसे बच्चों को सिरप किस फॉर्मेट में, बच्चों अभी आप जाए छोटा बच्चा है तो उसको किस फॉर्मेट में दवाई देते हैं? सिरप फॉर्म में देते हैं, और उसमें जानते हैं एडेड किए रहते हैं, फ्लेवर एडेड रहता है, उसमें क्या कहते हैं आपका शुगर की मात्रा ऐड किए रहते हैं, इसलिए कि बच्चे पीते समय उसको इतना कसाय ना लगे कि बच्चा उसको घोंट ही ना पाए और वो उसको उगल दे। तो इसलिए जो है उसको सिरप फॉर्म में बनाया जाता है कि बच्चा उसको आसानी से अंदर ले ले अपने।
वृद्ध आदमी को घृत, इसलिए वृद्ध आदमी को घृत के रूप में दिया जाता है क्योंकि घृत में जो दवाइयों की पोटेंसी बढ़ जाती है, तो इसलिए उसको घृत फॉर्मेट में दिया जाता है। और जो दुर्बल रोगी होते हैं उनको अवलेह दिया जाता है। अवलेह का मतलब चटनी के रूप में, जैसे ये आपका क्या कहते हैं च्यवनप्राश है, इस तरीके का दिया जाता है ताकि धीरे धीरे उसका शरीर इसको एब्जॉर्ब करके और क्या कहते हैं उसके शरीर को स्वस्थ बना दे। औषधि की मात्रा, इनका डोज निर्धारण कैसे किया जाता है, औषधि कितनी मात्रा में देनी है, यह बात महत्वपूर्ण है। भैषज कल्पना मात्रा निर्धारण में सहायता करती है। जैसे चूर्ण को ग्राम में दिया जाता है, अगर मान लीजिए कोई चूर्ण बनाया गया है तो उसको ग्राम में देना है। जैसे मान लीजिए त्रिफला है, जैसे मान लीजिए त्रिफला खाने का जो नियम है तो आप देखेंगे कि वो ऋतु के अनुसार खाया जाता है। तो पता लगा कि इस ऋतु में इतना खाया जाएगा, इस ऋतु में और इतने उम्र के आदमी को इतने ग्राम खाना है और इस चीज़ के साथ खाना है। क्वाथ को मिलीलीटर में मापा जाता है और बटी को गोली की संख्या में, जैसे मान लीजिए कोई घनवटी है या कोई जैसे मुक्तावटी है, घनवटी है, कोई इस तरीके की कोई दवाई है तो उसको बता दिया जाएगा कि मतलब 2-2 गोली सुबह शाम, या 2-2 गोली 3 बार, या एक गोली 3 बार, या 2-2 गोली 3 बार। इस तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। ये बटी जो होती है गोली की संख्या होती है, टैबलेट की संख्या होती है, उसमें आप लोगों को बताया जाता है कि इतने इतने समय पर इतने इतने गोली इसको देना है। तो ये होता है क्या कहते हैं मात्रा कि चूर्ण को ग्राम में माप के दिया जाता है, क्वाथ को मिलीलीटर में माप के दिया जाता है और बटी को गोली की संख्या के हिसाब से बांट करके दिया जाता है। औषधि को सेवन योग्य बनाना, अब देखिए औषधि को सेवन योग्य बनाने का मतलब ये है कि जैसे कोई हमने डायरेक्ट कोई जड़ी बूटी लेकर के हम चले आए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसको खाने योग्य बनाना। जैसे कुछ द्रव्य सीधे सेवन करने योग्य नहीं होते हैं, उन्हें विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगी बनाया जाता है। जड़ी बूटी तो तमाम, हमने कहा ना कि आपके गाँव के खेत खलिहान और दरवाजे पर अगर आप गांव के आदमी हैं तो आप जिधर नजर उठा करके देखेंगे अगर कोई पेड़ पौधा जमा हुआ है, उगा हुआ है, तो आप उसको अभी आप गूगल करेंगे अगर ना तो आपको उसकी इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं आपको गुण धर्म उसके और क्या कहते हैं किसमें काम करता है वो दिखाई पड़ेगा। सारी चीज़ें दवाइयाँ ही होती है, लेकिन सारी चीज़ों का सेवन आप डायरेक्ट नहीं करा सकते हैं, उनको सेवन करने योग्य बनाया जाता है। जैसे उदाहरण विषैले द्रव्यों का शोधन, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पौधा है जो औषधीय रूप से कार्य करता है लेकिन अगर उसमें कुछ टॉक्सिन जैसे विषैले पदार्थ होते हैं तो उनका शोधन करके उनको निकाल दिया जाता है, बाकी चीज़ों को प्रयोग में ला लिया जाता है। धातुओं का भस्म निर्माण, तमाम प्रकार की धातुएं जैसे स्वर्ण भस्म है, चांदी भस्म है, या क्या कहते हैं मोती भस्म है, इस तमाम प्रकार के भस्म का निर्माण किया जाता है और विभिन्न बीमारियों में उन भस्मों को दिया जाता है ताकि उसको खा करके रोगी लाभान्वित हो और जल्दी उसके स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अगला है औषधि की शक्ति को संरक्षित रखना। औषधि को शक्ति की संरक्षित रखने का मतलब क्या है, औषधि के गुण नष्ट ना हो इसके लिए विशेष विधियां अपनाई गई हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर चूंकि भाई हमने बताया ना कि जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, धातु या इन सभी चीज़ों से मिलकर निकाल करके बनाई जाती हैं। अब उनको बनाने के बाद जैसे छाया में सुखाना या बंद पात्र में रखना, इसलिए कहा जाता ना एयर टाइट डिब्बा में रखा भैया। दूसरा उचित तापमान पर पकाना, ये सब चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो जो उसकी औषधीय गुण होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा नहीं तो हर आदमी बना करके चटनी चूरन ना वो क्या कहते हैं आयुर्वेदाचार्य बन जाए, कहीं किताब मिल जाए और बनाना शुरू कर दे और बना करके उसको सही कर ले, लेकिन नहीं, कितनी मात्रा डालना है, कहाँ कूटना, पीसना, आसो बनाना या क्या कहते हैं चूरन चटनी बनाना, छाया में सुखाना, बंद पात्र में रखना, उचित तापमान पर पकाना और तब उसको तैयार करना, तो ये महत्वपूर्ण है। अगला है औषधि को शरीर के विशेष भाग तक पहुंचाना। अब क्या है, कुछ कल्पनाएं विशेष अंगों पर प्रभाव डालती हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ कल्पनाएं विशेष अंगों पर प्रभाव डालती हैं। जैसे उदाहरण है नस्य, नाक और मस्तिष्क पर प्रभाव डालती, बस्ती, वात रोग और तैल जो है त्वचा और स्नायु, ये इन पर कार्य करता है इनका। अगला दुष्प्रभाव कम करना, विशेष प्रक्रिया से औषधि के हानिकारक प्रभाव कम किए जाते हैं। उदाहरण जैसे शोधन प्रक्रिया के द्वारा और भावना प्रक्रिया के द्वारा औषधियों में जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उनको कम किया जाता है, उनको समाप्त किया जाता है। औषधि को आकर्षक और सुविधाजनक बनाना जिससे रोगी आसानी से दवा ले सके, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। औषधि को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने का मतलब ये है कि रोगी उसको आसानी से ग्रहण कर सके, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण गोली के फॉर्मेट में कर दिया गया, कैप्सूल के फॉर्मेट में कर दिया गया, सिरप के फॉर्मेट में कर दिया गया या औलेह के फॉर्मेट में कर दिया गया। ये चारों फॉर्मेट ऐसे हैं कि इसमें रोगी जो है वो बहुत आसानी से, बच्चों बहुत आसानी से जो है आपको
ये इन चीज़ों को ग्रहण, गोली निगलने में कोई दिक्कत नहीं, कैप्सूल में भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं कड़वाहट नहीं आएगा। सिरप में भी चूंकि इसमें एडिट कर देते हैं कुछ ना कुछ शुगर वगैरह, फ्लेवर वगैरह, और क्या कहते हैं औले में भी यही चीज़ है कि औले को इस तरीके से फॉर्म में चटनी के फॉर्म में बनाते हैं कि आदमी चाट करके उसको खा ले और किसी प्रकार की उसको कठिनाई ना होती है। रोगी को बहुत आसानी हो जाती है अगर गोली, कैप्सूल, सिरप या औले के फॉर्मेट में उसको मिल जाता है। आयुर्वेद में उद्देश्य का मूल सिद्धांत, इसका जो श्लोक है, भेषजम नाम तद यद रोगनाशनम, अर्थात कहने का मतलब है जो रोग का नाश करे वही श्रेष्ठ भेषज औषधि है। मतलब ये तो सही बात है भाई, चूंकि हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो आयुर्वेद में हम देखते हैं कि जो हमारे रोग का नाश कर दे वही श्रेष्ठ भेषज, उसी को औषधि मानते हैं भाई। जैसे किसी दवा को खाने के बाद अगर हमारे शरीर की वो बीमारी समाप्त हो गई तो हमको प्रसन्नता कितनी होती है कि भैया हमने इसको खाया और हमारे ये रोग ठीक हो गए, हम अति प्रसन्न हैं। तो जो रोग का नाश करे वही श्रेष्ठ भेषज, वही औषधि है। आधुनिक समय में भेषज कल्पना के उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? अगर फार्मास्यूटिकल साइंस में हम इसके उद्देश्य को देखें तो आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान में औषधि निर्माण, प्राचीन काल में इसको क्या बोला जाता था? औषध निर्माण। आज इसको ड्रग फार्मुलेशन बोला जाता है। आधुनिक विज्ञान इसको क्या बोलता है? ड्रग फार्मुलेशन। और प्राचीन समय आयुर्वेद इसको संरक्षण बोलता है, मॉडर्न साइंस इसको, आधुनिक विज्ञान इसको क्या बोलता है? प्रिजर्वेशन बोलता है। मात्रा निर्धारण को डोज फिक्सेशन बोलते हैं। स्वाद सुधार का मतलब उसमें जो फ्लेवर ऐड किया जाता है उसी को फ्लेवरिंग बोलते हैं। मतलब जैसे उसमें कुछ महक आ जाए, केले का, संतरे का, इस तरीके का। आप तमाम प्रकार के पीते होंगे जो है, जो सिरप क्या कहते हैं, वो जो टॉनिक वगैरह जो पीते हैं, तो आप उसमें आपको देखने को मिलेगा कि फ्लेवर ऐड होता है, कभी केले का, कभी क्या कहते हैं संतरे का, या क्या कहते हैं सेब का, या इन तरीके के जूसों का स्वाद आपको दिखाई पड़ेगा। तो वो फ्लेवर ऐड करके उसको या उसमें लाते हैं परिवर्तन। शीघ्र प्रभाव, इसको रैपिड एक्शन बोलते हैं। दीर्घ संरक्षण का मतलब सेल्फ लाइफ, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। भेषज कल्पना के प्रमुख रूप क्या क्या हैं? पहला स्वरस का मतलब ताजी औषधि का रस। जैसे औषध लेकर के आए, आप उसको खलबट्टे में कूटे और कूट करके उसको कपड़े में गार करके उसका रस निकाले और रोगी को पिला दिए। इसका उदाहरण तुलसी का स्वरस है या अदरक का स्वरस है। मतलब किसी भी चीज़ को आप ले आइए कूट करके और उसको कूटने के बाद उसको जो है कपड़े से छान करके उसका रस निकाल करके और रोगी को सेवन करा देना, ये इसको स्वरस बोलते हैं। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। उपयोग त्वरित प्रभाव के लिए, जैसे अगर मान लीजिए किसी को खांसी आ रही है, अदरक कूट करके उसका रस निकाल करके और शहद के साथ उसको पिला दीजिए तो फट से उसका खांसी बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये तुरंत लाभ करता है। दूसरा कल्क है। कल्क का मतलब पेस्ट के रूप में, औषधि को पीस कर, ये औषधि को पीस कर, अब उसी औषधि को पीस करके एकदम चटनी बना दिया गया। तो चटनी बनाने पर क्या कहते हैं, वो उसका दूसरा काम हो जाता है। जैसे नीम का कल्क है या हल्दी का कल्क है। इसका उपयोग जैसे मान लीजिए किसी आदमी को चोट लग गई, कट गया, फोड़ा फुंसी हुआ है, तो जैसे नीम की पत्ती को पीसा गया और पीस करके उसके घाव पर लगा दिया गया तो धीरे धीरे घाव भर जाएगा, उसकी सूजन खत्म हो जाएगी। या त्वचा रोग है, उस पर लगा दिया गया, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हल्दी का काम यही है, इन्फ्लेमेटरी होता है। अगर मान लीजिए कहीं आपको मोच है या इस तरीके की चोट है तो हल्दी लगा करके उसको बांध दिया जाता है, धीरे धीरे वो पचा देगा, आपके रोग को समाप्त कर देगा। तीसरा है क्वाथ के रूप में, औषधि को पानी में उबालकर बनाया गया काढ़ा। अब जैसे मान लीजिए अभी हमने आप लोगों को बताया ना, अमरबेल जिसको आप गिलोय कहते हो, जैसे गिलोय के एक डंडे को आपने उतारा और उतार करके उसको किसी खलबट्टे में कूटा और कूट करके उसको किसी बर्तन में पकाया और पका करके उसको क्या कहते हैं, जब उतारेंगे तो वो जो बन जाएगा वो आपका काढ़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? काढ़ा बन जाएगा। इसको आप क्वाथ कहते हो। जैसे गिलोय क्वाथ है या दसमूल क्वाथ है, इस तरीके की चीज़ें। और ये काम किस में करता है? ये काम करेगा आपका ज्वर में, या दसमूल क्वाथ है ये आपका वात रोग में काम करेगा। तो ये आपको बहुत क्या कहते हैं, आराम देता है इस फॉर्मेट में। अगला है चूर्ण का। ये सूखी औषधियों का बारीक पाउडर है। जैसे मान लीजिए हर्रा, बहेरा, आंवला, इन तीनों को आप लोगों ने मिला लिया। अब जैसे मान लीजिए 1:2:3, ये त्रिफला के लिए बता रहे हैं। जैसे त्रिफला, एक मात्रा क्या कहते हैं आंवला का, 2 मात्रा क्या कहते हैं, नहीं,
ये जो है त्रिफला का, एक मात्रा पता लगा आंवला का, दूसरा बहेड़ा का, तीसरा क्या कहते हैं हर्र का, ये तीनों मिला करके त्रिफला बना लिया गया। या ये 3:3 के अनुपात में बनेगा। अब इसी को कूट करके क्या बना लिया गया, तीनों को जब मिला लेते हैं, हर्रा बहेड़ा आंवला तीनों को मिला लेते हैं तो ये बन जाता है क्या आपका, ये बन जाता है त्रिफला चूर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है, त्रिफला चूर्ण। अब विभिन्न प्रकार की ये सूखी होती है, बारीक, इसको ले आकर के घर पर कूटते हैं और कूट करके इसको पाउडर के फॉर्म में बना लेते हैं और किसी एयर टाइट डिब्बे में बना करके रख लेते हैं, चाहे 4 महीना 5 महीना साल भर रख के रहो, बस केवल उसमें हवा ना लगे, काम उसका वही रहेगा, उसका फॉर्मेट वही रहेगा, वो उसी तरीके से काम करेगा। तो जैसे कब लेना है इसको पेट साफ करने के लिए या शरीर में शरीर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए, तो ये जो आप लेते हैं तो त्रिफला चूर्ण हो गया ये। जैसा दूसरा हिंगवाष्टक चूर्ण। अब हिंगवाष्टक चूर्ण जो है, ये मान लीजिए किसी आदमी को गैस बहुत बन रही तो हिंग मिला करके चूर्ण बना लिया गया और उसको दे दिया गया तो उसका गैस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत काम करता है। अगला है अवलेह। ये गाढ़े रूप में तैयार किया जाता है। अवलेह का मतलब, जैसे आप लोगों ने च्यवनप्राश देखा होगा बच्चों, च्यवनप्राश में आप देखिए कैसा कितना गाढ़ा रहता है, उसको चम्मच से ऐसे दबा के खींच के निकालना पड़ता है और फिर उसको चम्मच को जीभ पर रख करके खींच करके अपने जीभ पर निकालना पड़ता है कि जो है सारा उस चम्मच का छूट जाए और हम उसका आनंद ले सकें। तो गाढ़े रूप में तैयार होता है, इसमें जो च्यवनप्राश है। ठीक है, अगला है आसव और अरिष्ट। इसको किण्वन करके, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया। ओके, हाँ, तो अब आप आसव और अरिष्ट पर आइए। अब ये किण्वन से बनाया जाता है। किण्वन का मतलब फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब ये होता है जैसे औषधि को रख दिया गया और औषधियों को नीचे से, मतलब मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है और एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा नीचे से आग लगा करके और फिर किण्वन के माध्यम से तो, या क्या कहते हैं उसको ऐसे रख दिया जाता है और फिर जैसे सिरका बनाया जाता है इस तरीके से, या क्या कहते हैं किण्वन करके बनाया जाता है सिरके की तरीके से। तो ये बनाया जाता है इस औषधि के रूप में। अब इसमें जैसे अशोकारिष्ट है, आपका 10 मूलारिष्ट है, ये चीज़ें। अगला घृत है, मतलब मेडिकेटेड घी, घी से तैयार औषधि। इसमें ब्राह्मी घृत है, महातिक्त घृत है और तमाम प्रकार के घृत आते हैं जो तमाम बीमारियों में काम करते हैं। अगला तैल है, मेडिकेटेड ऑयल, तेल से बनाई गई औषधियाँ, जैसे महानारायण तेल, नारायण तेल, महानारायण तेल आप लोगों को तमाम प्रकार के जो चोट मोच या इस तरीके की चीज़ों पर लगाए जाते हैं। अगला है आधुनिक आयुर्वेदिक रूपों की तुलना। आधुनिक आयुर्वेदिक रूपों की तुलना आप देखेंगे तो ये चूर्ण है, आयुर्वेदिक रूप ये चूर्ण, आधुनिक रूप उसको पाउडर बोल दिए। क्वाथ को, मतलब वो आयुर्वेदिक रूप उसको क्वाथ बोलते हैं, डिकोशन बोलते हैं इसको आधुनिक रूप में। अवलेह, प्राचीन अवलेह बोलते हैं, ये सिरप या पेस्ट बोलते हैं। प्राचीन में वटी बोलते हैं, वर्तमान में इसको टैबलेट बोलते हैं। आसव अरिष्ट को फॉर्मेंटेड प्रिपरेशन बोलते हैं। अगला घृत को मेडिकेटेड फैट प्रिपरेशन बोलते हैं। तैल को क्या कहते हैं, मेडिकेटेड ऑयल बोलते हैं। हाँ, तो एक बार पुनः आप लोगों को जो है हमारे यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल, जिसमें यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का ये जो बैच चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने मेहनत के साथ वीडियो क्लासेज 10,000 प्लस MCQ, PDF, क्लास PDF, डेली क्विज, ये सब उपलब्ध करा रहे हैं। और इससे ज़्यादा अगर आप लोगों को लेना है तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को PPT और बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। और इसकी फ़ीस हम लोगों ने मात्र 999 रुपया ही रखा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारा ये जो नंबर है 209026 और 927315, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और पेड चैनल के बारे में, पेड क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ये आप लोगों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके हम लोगों ने कम से कम फीस में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का प्रयास किया है। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, निश्चित ही हम लोग आप लोगों को सफल कराएंगे इस एग्ज़ाम में। ये हम लोगों का क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए आप लोग हमारा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक सेंड करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। थैंक यू। जय हिंद।